हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जिंदा है बिल्कुल, जागे हुए से, फ्रेश फ्रेश, नहाए धोए से। लेट मी चेक फर्स्ट। पांडे जी क्या हो गया? लग तो रहे हैं। चलो, सो इन द प्रीवियस क्लास हमने एक नया एक्ट स्टार्ट किया था। वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू एक्ट कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ईयर कौन सा था? 1930। हाँ, 1930 क्या 32 कौन सा था? चलो ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे पहले बेसिक स्टार्ट किया था। सो बेसिक्स में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड, वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर। एंड हमने बात की थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो डेट है एप्लीकेबिलिटी की, इसका हैप्पी बर्थडे आता है 1 जुलाई 1930। मैंने आपको बताया था बिफोर 1930 देयर वाज नो एक्ट कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अर्लियर 1930 से पहले सर ये जो प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से 123 में थे। नीड अराइज हुई कि हमने एक न्यू एक्ट बनाना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम से एक्ट आया एंड ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो सेक्शंस क्या हो गए? रिपील हो गए। आज की डेट में वो सेक्शंस हैं बट वो इनऑपरेटिव हैं, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। फिर हमने बात की थी कि जब 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था तो इस एक्ट का नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 22 सितंबर 1963 सर इस डेट पे सर ये वर्ड इंडियन को क्या किया गया? रिमूव किया गया और नाम क्या रह गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वेरी गुड। देन उसके बाद हमने बात की थी प्रॉपर्टी वर्ड की दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, इमूवेबल, मूवेबल, राइट। तो यहाँ पे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ और सिर्फ किस प्रॉपर्टी की बात करते हैं? मूवेबल। इमूवेबल को कौन कवर करेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। फिर हमने बात की अनदर मीनिंग है प्रॉपर्टी का जर्नल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी। जर्नल प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप, स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब पोजेशन। जर्नल प्रॉपर्टी का मतलब ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या है? दो राइट्स, राइट टू सेल एंड राइट टू यूज। एंड स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है राइट टू यूज। अगर हम बात करें सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, इट टॉक्स अबाउट द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी की किस चीज की बात करता है? ऑनरशिप से रिलेटेड बात करता है, पोजेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करता। फिर हमने बात की थी कि सर जो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या सारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कवर होगी? आंसर इज नो, ओनली दोज मूवेबल प्रॉपर्टीज विच आर कवर्ड अंडर द टर्म गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन, क्योंकि एक्ट का नाम है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स का मीनिंग हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 7 पढ़ेंगे जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करेंगे। तो सर यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया था। देन उसके बाद जाते जाते हमने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। एंड ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि एक बार बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं, दिमाग में फिट कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग इसको फिर आगे मूव करेंगे। आज मैं एक्चुअली आज मेरी एग्जीक्यूटिव क्लास पहले हुई, केडीए सर का ऑफ है आज सारा, तो मैंने टैक्स की क्लास मॉर्निंग में रख दी थी अभी, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया, ठीक है। तो मैं तो सुबह 8:30 से ही आया रखा। तो आज बच्चों से ऐसे ही हम पढ़ा रहे थे, टैक्स में पढ़ा रहा था, तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही रेफरेंस आया, उसमें गुड्स की डेफिनेशन आई। तो जो अपने बच्चे थे एकदम गुड्स की डेफिनेशन इमीडिएटली उन्होंने सुना दी। तो मतलब ये चीज़ देखो, आप समझ के जाओगे ना तो आप ये नहीं बोलोगे हम भूल गए। नॉर्मली जो होता है ना हमारे साथ कि हम भूल जाते हैं, भूलोगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, परसों हमने ये डेफिनेशन दिमाग में फिट की थी, क्या आज हमारे पास है वो दिमाग में? चेक करें कि हमारे दिमाग में है या नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसकी बात करें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसका? ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ किनके बीच में? मैंने उल्टे तरीके से पूछा, किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? सेलर एंड बायर के बीच में, जहां पे सेलर क्या कर रहा है? या तो ट्रांसफर कर रहा है, और क्या ट्रांसफर कर रहा है? प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहां पे प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन क्या लेनी है? ठीक है सर, किसको ट्रांसफर कर रहा है? टू अ पर्सन कॉल्ड बाय, बदले में क्या रिसीव करेगा? कंसीडरेशन कॉल्ड प्राइस। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ आते हैं? अगर आप ऐसे समझोगे ना, कभी भी डेफिनेशन आप भूलोगे नहीं, कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा, राइट। नाउ एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है।
अब यहां पे बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग वहां से आएगा एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, पढ़ेंगे हम लोग, वो बात की बात है। बट आपके दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है हमें नहीं पता, हम ये मान के चलेंगे ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है? उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सेलर है वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है और अग्रीज टू ट्रांसफर कर रहा है। तो सर ये जो वर्ड है ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, अभी इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म ट्रांसफर, इस ट्रांसफर का मतलब है सेल, एंड अग्रीज टू ट्रांसफर, अगर हम बात करें फिर टॉकिंग अबाउट अग्रीज टू ट्रांसफर, तो इसका मतलब है अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल, ट्रांसफर और अग्रीज। क्वेश्चन उठा सर ये डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल? अभी के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है, अभी ये डेफिनेशन पहले समझ लें, फिर उसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़ने हैं। उसमें पहला डिफरेंस ही क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट। बट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ सेल को ही कवर नहीं करता, इट ऑल्सो कवर्स द अग्रीमेंट टू सेल। कैसे पता चलता है? डेफिनेशन से पता चल रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों टर्म्स लिखी हैं, ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर। मीनिंग क्या है इन दोनों का? मैंने बोला अभी थोड़ी देर में, आज हम समझ के ही जाएंगे, डोंट वरी, आज समझ के जाएंगे। बट यानी इसका मतलब अगर आप ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्वेश्चन यही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, सेल ऑफ गुड्स कवर ओनली सेल, ओनली अग्रीमेंट टू सेल, बोथ डन, क्या आंसर होगा? बोथ। तो उसका लॉजिक क्या है? सर डेफिनेशन में कवर। क्लियर है पॉइंट सबको, एवरीवन? अब डिफरेंस क्या है सेल और अग्रीमेंट में, जो आप लोग अग्रीमेंट टू सेल में जो आप लोगों के दिमाग में पहले वो चेक करेंगे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद अपना हम बताएंगे, राइट? तो सर हमने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर क्या कर रहा है? या तो ट्रांसफर कर रहा है या अग्रीज टू ट्रांसफर, यानी वो सेल कर रहा है या अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है। किस चीज को सेल या अग्रीमेंट टू सेल कर रहा है? आंसर आया प्रॉपर्टी इन गुड्स। गुड्स की जो डेफिनेशन है हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन आएगा 2 क्लॉज 7, ठीक है सर? वहां पे हम कवर करेंगे गुड्स होते क्या। अभी के लिए गुड्स होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, बट गुड्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पढ़ेंगे हम लोग, राइट? क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहां पे प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑनरशिप इन गुड्स। ऑनरशिप इन गुड्स किसको ट्रांसफर कर रहा है? टू अ पर्सन कॉल्ड बायर। तो इसका मतलब जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, उन दो पार्टीज के नाम होंगे सेलर एंड बायर। ध्यान से सुन लेना है, दो पार्टीज होंगी, नाम क्या होंगे? सेलर एंड बायर। टू अ पर्सन कॉल्ड बायर फॉर अ मनी कंसीडरेशन, या बोले तो कंसीडरेशन कॉल्ड प्राइस। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मनी कंसीडरेशन की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक पर्सन कोई गुड्स दे रहा है दूसरे को और बदले में गुड्स रिसीव कर रहा है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसका मतलब क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट बार्टर सिस्टम को कवर करता है? आंसर इज नो। कैसे आया? किस इंटरप्रिटेशन से आया? प्राइस। अब दो क्वेश्चन बन गए और। सेल ऑफ गुड्स डील्स विद, ध्यान से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद, ध्यान सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ, नन। क्या आंसर होगा? हाँ जी, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बार्टर, नन ऑफ द अबव। क्लियर है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बार्टर। तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, तो अब उसके हिसाब से वो ऑप्शंस देंगे आपको। तो इमूवेबल को गवर्न करता है? नहीं। क्या बार्टर को गवर्न करता है? नहीं। अभी और भी नाम आने हैं। इसका मतलब उल्टा बोले, किस किस को डील नहीं करता? इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं करता, बार्टर सिस्टम को नहीं करता।
पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं हमारे, बट ऑब्जेक्टिव तभी आएंगे जब आपको ये पता होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। तो सर इसका मतलब यहां पे कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसीडरेशन? इस कंसीडरेशन वर्ड का मतलब क्या है? प्लीज, जो कंसीडरेशन है इसको भी डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जो ये कंसीडरेशन वर्ड होता है ना बेटा, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, ये कंसीडरेशन की अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन मैक्सिम से बना है, लैटिन वर्ड्स है, ये हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलें तो समथिंग इन रिटर्न। प्लीज देखो बेटा, मैं 2 केस लिखता हूं, ए और बी का, ए और सी का, 2 केस लिख रहा हूं, ठीक है। ए ने बी को, ध्यान से, कुछ गुड्स दिए, बदले में बी ने ए को मनी दी। ए ने सी को भी कुछ गुड्स दिए, लेकिन बदले में सी ने ए को भी गुड्स दिए। यस सुनो, मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, जो आप सोच रहे हो बाद में आएगा। मेरा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला। ए और बी के बीच में एंड ए एंड सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ए बी के बीच में, ए सी के बीच में, क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? अच्छा, क्या ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्या ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बस यहां पे तुम लोगों ने अपनी वैल्यू गिरा दी। प्लीज, युशिका मना कर रही थी, शिनचेन मना कर रही थी, क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने क्या पूछा है? मैंने आगे कोई बात पूछी है? फिर नेता क्यों बन रहे हैं हम? यही गलती हो जाएगी। मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है भाई। समथिंग इन रिटर्न है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट तो है। हमारे ना दिमाग में पता नहीं टीचरों ने क्या बिठा रखा है, एक लाइन पे डर्रे पे चलवाते हैं बस। फिर बोल रहा हूं, लॉ हमेशा फैक्ट्स के ऊपर चलेगा। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, और मैंने ये भी बोला जो तुम सोच रहे हो बाद में आएगा, मुझे पता है ना तुम क्या सोचोगे। और मैक्सिमम बच्चों ने ए और सी वाले को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला शुरू में। भाई किसने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्वेश्चन तो सुनो मेरा, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ही है। बट अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या मैं पहले केस को सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न करूंगा? क्या मैं दूसरे केस को सेल ऑफ गुड्स एक्ट से? दैट इज द आंसर। क्यों नहीं होगा दूसरा केस सेल ऑफ गुड्स एक्ट से? क्योंकि वो बार्टर सिस्टम है। क्या सेटिस्फाइड नहीं हो रहा? डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की सेटिस्फाई नहीं हो रही। जो कंसीडरेशन है वो प्राइस होना चाहिए, बट यहां पे कंसीडरेशन तो है बट वो प्राइस की फॉर्म में, इसीलिए बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कवर, बट कॉन्ट्रैक्ट तो है, किसने मना कर दिया? यही सीखना है। ये चू एकदम चू चू की तरह, चूचू के 12वीं जो पढ़ के आ गए ना, ये मत सोचना, बहुत वाइडर है लॉ। और खासकर मैं उनको और बोलूंगा जो खासकर ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं। सभी पढ़ रहे हो, लेकिन वो भूल जाना वो जो लॉ तुम ग्रेजुएशन में जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जैसे लॉ की बहुत जगह पे एलएलबी होती है। एक हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दूसरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, बहुत डिफरेंस है। सुने हैं नाम? युशिका समझ आया बेटा क्वेश्चन मैंने क्या बोला है? जो तुम जो आंसर दे रही थी वो दूसरा आंसर दे रही थी।
बट क्वेश्चन तो सुनो, यही तो मेरे को टोकना है, यही तो गलतियां होनी है। और एग्जाम में होना क्या है, सिर्फ एग्जाम में नहीं ना, रियल लाइफ में हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ वो लिख के कुछ और आ रहे हैं, वो कुछ पूछ रहा है, हम कुछ और आंसर दे रहे हैं। मार्क्स कैसे मिलेंगे? और मार्क्स को छोड़ो, समझेंगे क्या? मैं क्वेश्चन पूछ रहा, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? आधे मना करें नहीं है। क्यों नहीं है भाई? किसने मना कर दिया? हाँ बोले, क्या इनमें से किस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को नहीं बोलेंगे। क्यों? बार्टर सिस्टम, बार्टर कवर नहीं। अब आया रिफाइंड आंसर। जितना क्वेश्चन पूछा जाए हमारा आंसर उतना लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। और आप आंसर चाहे बाद में कुछ भी बोलते रहो, शायद लॉजिक तुम सही बोलो, लेकिन तुमने पहले आंसर क्या बोलते? नो, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, गलत हो जाएगा सर। पॉइंट समझ आ रहा है सिंचेन? एवरीवन जिन्होंने नो आंसर दिया था कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में से क्या दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? नो, तो ये आंसर नहीं है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्लीज, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन। और गांठ लगा लेना, सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन तभी होती है जहां पे कंसीडरेशन किस फॉर्म में होती है? मनी की फॉर्म में। और उस कंसीडरेशन के लिए टर्म यूज होती है प्राइस। देयर शुड बी अ प्राइस। प्राइस कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता, प्राइस होना चाहिए। क्लियर है? चलें आगे, मूव करें। प्लीज एक क्वेश्चन पूछो। देख लो, फिर कंफ्यूज हो गए, पूछ लो चैलेंज के साथ। सुना है कुछ ऐसा, सुना होगा आप लोगों ने, सुनना है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मोबाइल। इन्होंने एक एक्सचेंज ऑफर निकाली है। हाँ, सुना होगा ना एक्सचेंज ऑफर। नया लो, पुराना दो। होता है या नहीं? अच्छा, तो सर इस एक्सचेंज ऑफर में ये फंस गए। एक्सचेंज ऑफर फंसने वाली होती है जनरली जब एक्सचेंज ऑफर निकलते हैं ना, राइट। दो चीजों की वजह से जनरली निकलते हैं, वो लोगों को पता नहीं है। या तो वो माल बिक नहीं रहा, या वो माल डिफेक्टिव है। लेकिन लोगों को कुछ पैसे बच रहे होते हैं तो ओह, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि जेन्युइन हो। मैं बता रहा हूं, वो क्यों बेचेगा ऐसे? या वो ऑब्सोलीट होने वाला है टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेट्स से एक्स लिमिटेड ने अभी, जैसे ऑटोमोबाइल्स में तो बहुत जल्दी गाड़ियां इतनी आ रही हैं, रोज नई नई लॉन्च होती हैं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सियाज गाड़ी? वन ऑफ द नेक्सा की, मारुति सुजुकी का जो वन ऑफ द हॉट सेलिंग गाड़ी, ठीक है। अभी 21 अगस्त को फेस लिफ्ट आना है, 21-22 को उसका नया मॉडल। तो जो 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देते थे, ठीक है, वो उसी गाड़ी पे अब पुरानी गाड़ी पे 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। सोचो क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं डिस्काउंट? नहीं आ रही है अब उसकी, वो ऑब्सोलीट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन नई चीज की वैल्यू होती है ना, बहुत होता है। फोन्स में भी ऐसी होता है। टेक्नोलॉजी आप देखो, डेली बेसिस पे कितने फोन्स चेंज हो जाते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने ए को एक फोन सोल्ड किया, लेट से उसकी वैल्यू 40,000 रुपए की थी। कंपनी ने एक्सचेंज ऑफर कर रखी थी, पुराना लाओ। तो ए ने क्या किया, अपना ओल्ड मोबाइल वर्थ ₹5,000 कंपनी को दे दिया, ध्यान से सुनना। और बैलेंस जो है 35,000 रुपये वो मनी की फॉर्म में दे दिए। बैलेंस जो है किसकी फॉर्म में दे दिए? मनी की फॉर्म में, है ना। ऐसी होता है ना। क्वेश्चन उठा, क्या ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होगी या नहीं होगी? सोच के आंसर देना, एकदम यस और नो मत बोलना। क्वेश्चन समझ आया?
क्वेश्चन, एक्सचेंज सुना है? एक्सचेंज, एक्सचेंज कंपनी ने ए को बोला कि हमसे फोन 40,000 रुपए वाला जो है तुम ले लो, अगर तुम्हारे पास कोई पुराना फोन है तो हम उस पुराने फोन की वैल्यू 5,000 लगा देंगे, आप हमें वो पुराना फोन दे देना और बैलेंस मनी की फॉर्म में दे देना। तो ए के पास कोई पुराना फोन पड़ा था, उसने वो फोन दे दिया जिसकी वैल्यू कितनी थी? 5,000। इसका मतलब 40,000 में 5,000 कम हो गए, बैलेंस कितना बचा? 35। तो ए की तरफ से कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 35 का। और साथ में क्या आउटफ्लो हुआ है? एक मोबाइल फोन जो पुराना था कंपनी के पास, वो चला गया। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होगी या नहीं होगी? सोच के आंसर देना। समझ आ गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन समझ आया? पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए। रियल लाइफ में ये इश्यूज होते हैं लॉ के, ये नहीं कि रट लिया, अप्लाई भी तो आना चाहिए। सोच लिया? कई तो अभी थॉट प्रोसेस में है ना? लॉ ये है, लॉ का मतलब वो नहीं रट लिया हिंदी करके। हाँ जी, और जिंदा हो बेहोश हो गए सर, ये क्या हो गया? जो रियल लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन ही तो हैंडल करनी होती है, और कैसे करनी होती है? जो का हो गया सर हमारे साथ, जो कौन बताएगा? 2 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। गर्ल्स, झंडी साफ? अब गर्ल्स भी कह रहे नहीं सर, हमारी झंडी अभी साफ नहीं। पहले गर्ल्स को ऑप्शन देते हैं। हाँ बेटा, कौन होगा? अच्छा होगा, अच्छा हाँ भाई, अजय होगा। अच्छा एक यार पूछ रहा हूं आराम से, क्यों अपनी अपनी ओपिनियन दो। आरती जी कौन? हाँ जी होगा, कितना होगा प्लीज? अच्छा पता नहीं पाजी, नहीं होगा। पता नहीं है या नहीं होगा? नहीं होगा। कनिका जी पता नहीं है सर। ग्रेसी मुंह से पेन बाहर निकाल, आंसर दे, नालायक पेन खा रही है। तो इधर पेन खाने की उम्र है? पता नहीं। पड़ोसी मुस्कान कौन? सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं है माता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होगा नहीं होगा? नहीं होगा। डॉली पार्ट 1 पता नहीं। सबसे इजी आंसर सर, वी डोंट नो। अगर ये काम तुम्हें क्लाइंट करने को बोलेगा, क्या बोलोगे? पता नहीं। रोजी रोटी कैसे चलेगी? समझ रहे हो, काम तो लेने पड़ेंगे, करेंगे कैसे? चलो जॉब में तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब खुद प्रैक्टिस करेंगे या खुद अपने काम करेंगे तो कैसे करेंगे? पता नहीं। फिर मुझे सर आपको फोन मिलाएंगे, आप कब आओगे? मैं तो क्लास में हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी पीछे, हाँ नहीं होगा। कितना? नहीं होगा। युशिका कितना? पांडे जी कितना? 35। पीछे कितना? 35। आया चलो, कितने बच्चे फेवर में आए? होगा। होगा के फेवर में? होगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होगा। और आई थिंक ये सारे कह रहे 35,000 तक। हाँ अब इनमें नीचे करो हाथ, कितने बच्चे कह रहे होगा और 40,000 पूरा होगा? अगल बगल मत देखा कर, शेर हमेशा अकेले चलते हैं। 2 3, तू क्या कह रहा है? पूरा? तू ये बुक्स को क्या देख रहा है? यहां आंसर नहीं मिलेगा तुझे, ध्यान दे इधर। 1 मिनट प्लीज। हाँ भाई अच्छा, कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं होगा? नहीं वाले बहुत सारे थे। चलो ठीक है, नीचे
और कितने कह रहे सर पता नहीं। ये जितने कह रहे पता नहीं सर हम आपके साथ हैं, है ना, हम आपके साथ हैं सर, जो आप आंसर देते हो हम आपके साथ। चलो वेरी गुड। कईयों ने तो तीनों में हाथ खड़ा नहीं करे, उनका पता नहीं क्या है, होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब और क्या चौथा पॉइंट क्या है भाई, डोंट नो, अंग्रेजी डोंट नो, वी डोंट नो, है ऑल ऑफ द अबव। ये पांचवी श्रेणी आ गई। और चलो द करेक्ट आंसर इज दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स लिमिटेड एंड ए इज गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एप्लीकेबल, पहली बात। दूसरी बात, मतलब जिन्होंने मैक्सिमम जो आंसर दिया जिनमें से थे कि नहीं होगा तो गलत थे ही, और जो ये बोल रहे थे होगा लेकिन उन्होंने कितना 35,000 तक का, उनका आंसर भी गलत है। सर एप्लीकेबल होगा पूरा 40,000, भावनाएं नहीं। पहले तो जो बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं होगा, किस लॉजिक से मना कर रहे थे बेटा आप बताओ, आपने मना किया था, क्यों नहीं होगा, इसको जस्टिफाई करो आप। क्यों कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, बिल नहीं कटेगा, किस एक्सटेंट तक? अच्छा, मतलब जो मोबाइल बेचा उसकी वैल्यू बिल पे 35,000 लिखी जाएगी या 40,000 लिखी जाएगी? पेमेंट कितनी रिसीव्ड हुई? 35। पेमेंट रिसीव्ड होना और मोबाइल की वैल्यू दोनों में फर्क है या नहीं है? डिस्काउंट नहीं मिल जाते? तो पहली बात, जो मना कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर नहीं होगा, तो मे बी उनका रीजन प्राइस है। प्राइस तो है यहां पे, याद करो मैंने हिंट दिया था अभी, क्या बोला था? प्राइस कम हो ज्यादा, प्राइस होना चाहिए। क्या मनी कंसीडरेशन है या नहीं है? यस और नो प्लीज। तो प्राइस होना जरूरी है, प्राइस है यहां पे, ठीक है। कितना हो लॉ नहीं बोल रहा, कितना हो ये लॉ नहीं बोल रहा, प्राइस होना जरूरी। अगर प्राइस है, यस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा। बड़े ध्यान से सुनना। और आप इस केस को देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था, 40,000 की चीज, 5,000 एक्सचेंज और 35,000 का प्राइस अमाउंट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेजोरिटी पार्ट किसमें मिल रहा है? मनी कंसीडरेशन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ये कवर होगा। और ये कवर करके मुझे बताना, एक ध्यान रखना, ये कवर करके किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? सेलर को, बायर को, दोनों को? मेनली किसको किया जा रहा है? बायर को। क्योंकि डिफॉल्ट डिफेक्ट चीजों में अगर आएंगे तो किसकी गलती की वजह से आएंगे? सेलर की। तो बायर को सेव करना है या नहीं करना? तो बायर को सेव करने के लिए इसको कवर किया गया। आगे पढ़ेंगे ना हम। अब मैं केस थोड़ा सा और चेंज करता हूं। लेट्स से 40,000 का मोबाइल था, फर्दर कंफ्यूज कर रहा हूं तुम लोगों को, ये कंफ्यूजन नहीं कर रहा, ये तुम्हारा सोचने पे माइंड जो है ना वाइडर होना चाहिए, ये तैयार कर रहा हूं। लेट्स से जो ये 40,000 है, ये प्रैक्टिकली ये केस नहीं होता, फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर ये 40,000 के बदले में जो मोबाइल एक्सचेंज हुआ उसकी वैल्यू 36,000 थी और जो बैलेंस है वो 4,000 रुपए की पेमेंट हुई कैश में, 4,000 रुपए की पेमेंट हुई कैश में, तो क्वेश्चन ये उठा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा या नहीं होगा? अब देखो इमोशनल आंसर आ गया। नो डाउट प्राइस है, नो डाउट प्राइस है, लेकिन प्रोपोर्शन देखो, जो मनी का प्रोपोर्शन है वो इस केस में ज्यादा है या कम है? ज्यादा प्रोपोर्शन क्या है? एक्सचेंज का।
तो इस केस में कोर्ट चाहे तो सेलर तो कहेगा सर यहां बार्टर सिस्टम है, बट पहले वाले केस में सेलर ये बोलेगा बार्टर सिस्टम, तो कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देगा? बायर के। वो क्या कहेगा? कोर्ट क्या डिसीजन देगा? मेजोरिटी पार्ट किसमें है? मनी। लेकिन यहां मेजोरिटी पार्ट किसमें है? एक्सचेंज। तो यहां पे कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन दे सकता है? सेलर के, कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर है। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ना भी समझाऊं ना, तुम्हारे लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसका मतलब सर प्राइस जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मनी चेक करना है सर, कितना चेक करना है? 100%, 80%? सर जनरली तो 100% होता है, बट इट टोटली डिपेंड्स कि एक्सचेंज अगर हुआ तो कहीं उसमें भी मनी इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर मनी इन्वॉल्व है तो इट कैन बी कवर्ड, इट कैन नॉट बी कवर्ड, इट मे और मे नॉट, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस। दो मैंने अलग अलग दो फैक्ट्स बता के आपको दो, तो ये आप और मैं नहीं बोलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? अथॉरिटी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज गवर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नॉट। बट सर क्या हमारे लेवल पे, सर आपके लेवल पे ये क्वेश्चन वो ही नहीं सोच सकते नालायक। तो मैंने आपका ब्रेन स्ट्रांग करने की बात की कि ये चीज, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। ये प्राइस वर्ड है ना, हाँ अब देखो ये डेफिनेशन से देखो क्या होता है ना, जो लॉयर्स होते हैं ना बेटा, वो लॉ में से तो कमियां निकालते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कि वर्ड लिखा क्या है। समझो कितना स्मार्ट, देखो इसमें से क्या निकाला हमने, देखो हमने क्या निकाला, फॉर अ कंसीडरेशन, एक्चुअली में ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाइड मनी कंसीडरेशन लिखवाया, लेकिन वहां लिखा फॉर अ कंसीडरेशन कॉल्ड प्राइस। इसका मतलब कंसीडरेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? प्राइस। अब प्राइस होना चाहिए, क्या यहां लिखा है कि सर 100% प्राइस होना चाहिए? आ गया लूपहोल। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक वर्ड से पूरा मीनिंग टोटली क्या हो जाता है? डिफरेंट। और हम बात करते हैं सर हाँ और ना की, फटाफट बोल देते हैं। कैसे बोल सकते हैं? तो कभी भी लॉ में आंसर देना ना, तो कहना रुक जाओ, यहां पहले अपने आप को सर्कुलेट करो कि कहना क्या चाह रहा है। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। क्लियर है पॉइंट सबको? तो यहां पे अब देखो, यहां हाँ, अगर मैं यहां लिख देता फॉर अ कंसीडरेशन कॉल्ड प्राइस, आगे लाइन लिख देता, ठीक है सर, ब्रैकेट में लिख देता लॉ में कहीं होल, फिर क्या होता? इसका मतलब प्राइस कैसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अगर 100% होना चाहिए तो दोनों ही केस सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कवर। समझ आ रही है बात? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वर्ड चेंज होने से ना, हम जो अभी 11 12 जो पास करके आए ना, हमने सिर्फ वो वर्ड पढ़ लिया, उस वर्ड को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लेवल पे अप्लाई करना नहीं सिखाया गया, वो सिखाने की कोशिश कर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, सिस्टर, सिस्टर का मतलब क्या होता है? बहन। लेकिन हॉस्पिटल में भी हम किसी को सिस्टर बोल देते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या वहां वो हमारी बहन हो गई? वहां पे सिस्टर का मतलब क्या है? फैक्ट्स चेंज, आंसर चेंज। वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, और हमेशा लॉ जो है ना फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। बार बार बोल रहा हूं, इसको गांठ बांध देना। व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट्स का मतलब है व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या है, उसके गिवन केस के सर्कमस्टांसेस क्या है, उन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। पहला सर्कमस्टांस क्या था? मेजोरिटी पार्ट प्राइस में था, लगा दो मेजोरिटी पार्ट। अगर अब सर ये मेजोरिटी को कौन डिफाइन करेगा? मेजोरिटी को कौन डिफाइन करेगा? भाई लॉ ने तो साइलेंट छोड़ दिया, कौन डिसाइड करेगा? अगर डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगी कि वेदर ये मेजोरिटी है या नहीं। पॉइंट समझ आता है मैं क्या समझा रहा हूं? ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा मैं, एग्जाम के लिए तो हमारा हो गया, ये आपके काम के लिए बता रहा हूं कि रियल लाइफ में जब आप काम करोगे, हायर लेवल पे जब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में लॉ पढ़ोगे, तो वर्ड से कैसे आपके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे, एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट सबको? डेफिनेशन याद हो गई है सबको? एक बार रिपीट करें जरा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल?
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन सिंपल है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, जहां पे हो क्या रहा है, सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर कर रहा है। अब देखो यहां प्रॉपर्टी और गुड्स देखा जाए तो दोनों सेम सेम है, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। जब तक हम वो मीनिंग नहीं समझते हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, बात कर रहा है ऑनरशिप इन गुड्स की। ठीक है सर, किसको ट्रांसफर कर रहा है, टू अ पर्सन कॉल्ड बायर, बदले में क्या रिसीव कर रहा है, कंसीडरेशन कॉल्ड प्राइस। प्राइस के अब ये प्राइस पे इशू आ गए थे, ये इश्यूज हैं रियल लाइफ में। जब हायर लेवल की स्टडीज करोगे ना तो ये इश्यूज होते हैं, केस कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट डिसीजन देते हैं कि कवर होगा। इसको बोलते हैं, जैसे लॉ में बोलते हैं कवर होगा या नहीं होगा, मतलब ये चीज होगी या नहीं, उसके लिए बोलते हैं जैसे केस एडमिसिबल होगा या एडमिसिबल नहीं होगा, अलाउड होगा या अलाउड नहीं होगा, चीजें हैं लॉ में, आप टर्म समझेंगे। बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे 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 बताता रहूंगा। ठीक है, बट सारी चीजें एक साथ नहीं होती हैं, हर एक चीज का एक टाइम होगा, अभी हम उस टाइम के अकॉर्डिंगली पहले चलेंगे। हाँ जी, ये डेफिनेशन क्लियर है। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने ना कुछ एसेंशियल्स बताए। इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स या एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, एसेंशियल एलिमेंट्स। हाँ जी, एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो एसेंशियल एलिमेंट निकल के आता है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, सेकंड निकल के आता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सेकंड निकल के आता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, किसकी, गुड्स की। बदले में क्या मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है। एंड एक और पॉइंट है, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। ये क्या है अभी बात करते हैं। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में फर्स्ट एलिमेंट क्या निकल के आया, बाइलेटरल। बाई, बाई का मतलब होता है टू, काम वाली बाई नहीं है, बी आई बाई, बाय बाय वाला बाई नहीं है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाई का मतलब है मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, मिनिमम टू पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं, प्लीज बाइलेटरल। और उन पार्टीज के नाम क्या है, सेलर एंड, ठीक है सर। तो इट इज अ बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो क्या रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, ठीक है सर, इसमें दो चीजें हैं, या तो इमीडिएट ट्रांसफर हो रही है, सेल की बात हो रही है, या अग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है। बात करेंगे, अभी आ रहे हैं हम उस पे। और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। यानी सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 हम पढ़ेंगे, राइट। एंड बदले में क्या रिसीव हो रहा है, प्राइस रिसीव। तो ये चार चीजें हमने समझ ली हैं। पांचवी जो है, ये फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, ये फिफ्थ पॉइंट जो है सर, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, ये अभी आप बस लिख के छोड़ दो, एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये जो मैंने लिखा ना U/ डाल के S, इसको बोलते हैं अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अंडर सेक्शन 10, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10। तो अंडर सेक्शन का एब्रीवेशन ऐसे लिख सकते हो, अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कुछ एसेंशियल अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको अभी समझ आएंगे या नहीं आएंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनमें कोई माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहां पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है। कंसीडरेशन होना चाहिए, और कंसीडरेशन यहाँ एक्चुअली में क्या होना चाहिए, प्राइस वाला। उसके अलावा और वहां पे लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एक्टिविटीज जो है वो क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी। तो ऐसे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी सेटिस्फाइड होने चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पढ़ेंगे हम लोग वो सारी चीजें। तो अभी के लिए पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए 4 पॉइंट्स रेलेवेंट है,
there should be a bilateral contract. Second, there should be transfer of ownership, and transfer of ownership किसकी होनी चाहिए? Goods की होनी चाहिए. And last, price का होना जरूरी है. कितना हो? It totally depends upon facts and circumstances of the case. क्या ये point clear है? This is called the essential elements to form a contract of sale of goods. Any doubt you can ask. किसी को कोई केस बनाना हो, कुछ बनाना हो, कुछ पूछना चाहें, कुछ दिमाग में फितूर आ रहा हो, पूछ सकते हैं. पूछना है कुछ तो अपने आप से बात कर रहा है. नहीं मैं कुछ कह थोड़ा ना, करता है मुझे क्या. हाँ जी, क्लियर है. चलें आगे. और क्लियर है नालायक हो. तो हमने क्या कवर किया? पूछना तो पूछ ले बेटा मेरे से. पूछ बेटा. सुशील कुमार चश्मा पहन. पूछ. चश्मा कहाँ है तेरा? अब पहन के पूछिए. चश्मे से ना एनर्जी आती है जादू वाली. अब पूछ. मन में कुछ मत रखियो भाई. हाँ मुझे पता है ना. तू क्या सोच रहा है? मुझे भी पता था. ये तो तुम्हारी तरफ से मैं तो बार बार पूछ ही रहा हूं ना. किसी ना किसी के मन में तो आता ही. सर मोबाइल 40,000 का, 20,000 20 प्राइस अदर मोबाइल, क्या ये कवर होगा या नहीं होगा? फिर वही बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है. क्या ये 20,000 मेजर अमाउंट है या नहीं है? क्या 20,000 मेजर अमाउंट है या नहीं है? नॉमिनल अमाउंट नहीं है. ठीक है, तो इसको कवर किया जाएगा हमारे हिसाब से. लेकिन इट टोटली डिपेंड्स. मैंने क्या बोला? कौन डिसीजन लेगी? कोर्ट. बट 20,000 इज अ मेजर अमाउंट. ये 50-50 है सर. अब सर ये 19 हो गया, तो सर ये 19 हो गया, ये 21 हो गया. बात समझ आ रही है ना? तो ये तो मैथमेटिक्स की बात है बेटा, लॉ की बात नहीं है. ये लॉ की बात नहीं है. लॉ ने बोला प्राइस होना चाहिए. फिर मैं बोल रहा हूं अगर डिस्प्यूट होगा, भाई बायर तो कहेगा कवर कर, सेलर कहेगा मैं कवर नहीं करता, केस कहां जाएगा? ठीक है फिर जाएगा तो जाने दो. अरे माता रुक, उसको तो पहले क्लियर करना था. एक को क्लियर करना. पॉइंट समझ आ रहा है? केस कोर्ट में जाएगा ना प्लीज. और एक बात बताओ, हम जो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, अगर ये हो जाए, वो हो जाए, और ये हो जाए और वो हो जाए, एक चीज और ध्यान रखना, ये तभी होता है जब कभी उस गुड्स में प्रॉब्लम आ जाए. जब तक गुड्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अग्रीमेंट जो बनते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये यूज कब होते हैं? जब डिस्प्यूट होगा. जब तक डिस्प्यूट ही नहीं हो रहा तो वो कागज के टुकड़े हैं. बट बड़े ध्यान से बनाने चाहिए. मान के होते अगर डिस्प्यूट हो जाए तो हम उसका आंसर दे रहे हैं. अगर डिस्प्यूट हो गया, बायर क्या कहेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. सेलर कहेगा नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई. फिर केस कहां जाएगा? फिर कोर्ट डिसीजन लेगा. ठीक है, तो ऐसे केसेस, ये प्रैक्टिकल है क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है. आपसे पूछे वो अमाउंट नहीं पूछेंगे वो आपसे. हाँ जी, अब पूछो. क्या चीज? मैंने क्या बोला? प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, बट समझाने के लिए मैंने तो देना ही था ना. रियल लाइफ में जब भी एक्सचेंज ऑफर होती है, नॉर्मली जैसे आप टीवी एक्सचेंज कर रहे हो, कार एक्सचेंज करते हो ना, कार वार करते हो ना, उसकी वैल्यू लगती है ना. भाई 12 लाख रुपए की कार है, तुम अपनी गाड़ी ले गए, तो आपके 1.5-2 लाख रुपए एक्सचेंज ऑफर में कर देते हैं ना. सुना होगा आप लोगों ने. तो कम ही होता है वो अमाउंट. बाकी का अमाउंट तो किस में जाता है? प्राइस में ही जाता है, मनी कंसिडरेशन जाता है. कोई भी कंपनी नहीं करेगी ना, तो कंपनी पागल थोड़ी ना कि आपका पुराना सामान 40,000 रुपए के बदले में 35,000 का तुम्हारे मोबाइल की वैल्यू लगा दे. कभी होगा ऐसा? एक खुद सोचो, 35,000 के मोबाइल की जो वैल्यू कंपनी लगा रही है, कंपनी तो नॉर्मली कम ही लगा रही, इसका मतलब उसकी अच्छी खासी आज भी रिसेम्बलेंस होगी. तो फिर तो वो बंदा जो बायर है वो पागल ही है जो उसको एक्सचेंज कर रहा है. बात को समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई कोई अपना ये 40,000 का, सर 40,000 का बेचने के लिए उसने कर दिया. हाँ 40,000 का बेचने के लिए 35,000 का पुराना दे दे. कोई कबाड़ी है क्या वो? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने इसलिए बोला था कि सेकंड केस हाइपोथेटिकल है, जस्ट आपको समझाने के लिए. जो तू 20-20 हजार की भी बात कर रहा है ना, बहुत रेयर है.
आईफोन एक्सचेंज करो, पुराना आईफोन दे के देख क्या वैल्यू लगाते हो। 50,000 का मोबाइल होगा, तुम पुराना आईफोन दोगे तो क्या वैल्यू लगाता? 5,000, 7,000, 10,000, यही तो लगाएगा। मेजोरिटी अमाउंट वो किस में लेंगे? मनी। भैया उनको भी तो बच्चे पालने, अपने नहीं पालने। मोबाइल देंगे उनको, ले भाई मोबाइल बदले, मोबाइल के बदले मोबाइल लाया हूं मैं। लॉजिकली उन्हें तो सैलरीज देनी है। सोच के देखो ना, सारी कनेक्टिविटी सोचो। मैं यही कह रहा हूं, दिस इज मिसिंग टिल 12th, दिस इज मिसिंग टिल 12th। समझ आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये आपकी मैं कमी उजागर कर रहा हूं ताकि आगे ये कमी खत्म हो जाए। आज ही कर लो, अब से सोचना शुरू कर दो, थॉट प्रोसेस वाइडर कर लो कि हमें अपना थॉट प्रोसेस वाइडर करना है। द मूवमेंट आप थॉट प्रोसेस वाइडर करोगे तो दो इफेक्ट होंगे उसके। एक तो इफेक्ट होगा, सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि हर विषय पे आप लोग ना बहुत ध्यान से सुनोगे और सोचोगे। हाँ, उसका दूसरा एक साइड इफेक्ट जरूर होगा, कई उल जुलूल क्वेश्चन भी आ जाएंगे। आने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं, जैसे 20,000 वाला, मुझे भी पता था कोई तो सोचेगा ऐसा। मैं कितनी बार बोला एनी डाउट, एनी डाउट, क्योंकि हर बार आता है ये क्वेश्चन, तुम्हारे से कैसे नहीं आया? इसको मतलब तुम एबनॉर्मल हो, तुम सोच ही नहीं रहे। बात को समझो, उल जुलूल क्वेश्चन आना भी कई बार नॉर्मल सिचुएशन है। बच्चा मेरे पास आता है एग्जाम से 10-15 दिन पहले, 1 महीना, सर बहुत डर लग रहा है। दूसरे दिन पूछो, तेरे को लग रहा है? तो ये ध्यान रखना, जिसको डर लग रहा है ना, वो नॉर्मल केस है, अच्छा है डर लग रहा है। लेकिन जिसको डर नहीं लग रहा ना, वो केस अब नॉर्मल है। उस नालायक ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होगा, उसे डर कैसे लगेगा? डर तो उसी को लगेगा जिसने पढ़ रखा है। सोच के देखो, डर का कारण क्या होता है? पता नहीं पेपर कैसा आएगा, हमारा पढ़ा हुआ आएगा या नहीं, यही डर लगता है ना। तो ये तो तब है ना जब हमने पढ़ा है। जब हमने पढ़ा ही नहीं है, किताब खोली नहीं, हमें किस चीज का डर? हमें तो अपना रिजल्ट पहले ही पता है, तो डर का आएगा? सोच रख, एक मिनट। तो बट डर लगना भी, मैंने बोला डर लगना अच्छी बात है। डर का मतलब फिर वही इंटरप्रिटेशन, कितना सर, कितना डर लगना चाहिए, इसकी कोई माप नहीं है ना। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा सब कुछ हानिकारक होता है। दो फ्रेज है, हमेशा ध्यान रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इंग्लिश की कहावतें हैं ये। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, सब कुछ ज्यादा हानिकारक है। सर ज्यादा पढ़ना भी, वो भी हानिकारक है। एक स्टेज के बाद हम थक जाते हैं, फिर दिमाग में नहीं जाता ना, तो इट इज बेटर टू स्टॉप। होता है ना, ये बड़े भी कहेंगे, थक गया ना, कोई बात नहीं बेटा, रेस्ट कर ले, ये कहते हैं ना। घूमा कहीं, जो अपना फेवरेट काम, फिर पढ़ लियो, रिलैक्स हो गए। दिमाग की भी तो एक फ्रेम है ना। और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग का मतलब क्या होता है? आपने ये बहुत देखा होगा, सुना होगा कि किसी पर्सन से किसी विषय पे बात करो, हाँ ये मैं जानता हूं, हाँ मैं ये जानता हूं, हाँ मुझे ये पता है। पता कुछ नहीं होता, नाम सुना होता है। तो दिस इज कॉल्ड लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जरूरत से ज्यादा भी और जरूरत से कम भी। वर्ड क्या है? जरूरत। जरूरत का मतलब देयर इज अ बैलेंस। बैलेंस की सिचुएशन होनी चाहिए। अगर बैलेंस की सिचुएशन होगी तो सर बैलेंस की सिचुएशन कैसे होगी? वो तो सोच पे ही डिपेंड करता है कि बैलेंस है या नहीं है। बात समझ आ रही है? देयर एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस। इसीलिए तो खाने पीने में टर्म यूज होती है बैलेंस्ड डाइट। सुना है ना साइंस में? लॉजिक ही वही है। इसको कोई लॉजिक बोलते हैं? बैलेंस डाइट क्यों बोलते हैं? बैलेंस का मतलब क्या है? सर लेफ्ट साइड राइट साइड गिर रही है। बैलेंस का मतलब यही है, सही मात्रा में। समझो, तो ये समझना है हमें प्लीज। ये पॉइंट्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज आप अगर अपनी लाइफ स्पैन में ऐड कर लोगे ना, तो आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल तो बनोगे, एक बहुत अच्छे इंसान भी बनोगे। वो बहुत जरूरी है, वो मिसिंग है, लोगों में मिसिंग है। इमोशंस तो खत्म ही हो रखे हैं। रोड पे कोई किसी की ब्लीडिंग आ रही होती है, उसकी फोटो बना रहे होते हैं और फेसबुक पे डाल रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हो। अरे भाई उसको उठा के लेके जाओ हॉस्पिटल में। मतलब ये नहीं है आज, और कौन जाएगा, पुलिस का केस, हमें बुला लेंगे तो खा जाएंगे। तूने करा क्या? प्रॉब्लम ही आ रही थॉट प्रोसेस। हम पागल हो चुके हैं सेल्फियों में। ट्रेन पे खड़े हो गए सेल्फी, कहीं पे भी काले अंधेरे में सेल्फी। कैसे?
है ना, हम पीछे से झरना आ रहा है सेल्फी, भाई क्या हो गया, गिरने दे उसको, तुझे क्या दिखाना है ना, पता चले खुद ही गिरे होते हैं उसमें। कितने केस हो चुके हैं। कहीं पुल पे चल रहे होते रुक के, स्पेशली मैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे से निकल रहा था, मैंने वहां ऐसे ऐसे धुरंधर देखे भाई साहब, बुलेट वाले क्या और गाड़ी वाले क्या, रुक रुक के यूं सेल्फियां डाल रहे थे। भाई इस पे ऐसा क्या तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे दिखाना चाह रहा है क्या, वी आर एट नोएडा एक्सप्रेसवे, भाई है तो है, क्या हो गया, कुछ क्या हो गया फिर, है तो है, नहीं है तो क्या करने फिर, है तो तू क्या हम आ जाए, या भाई तू क्या क्या जताना चाह रहा है। नहीं एक लिटरली मतलब क्या है, अजीब सी, भाई ठीक है कोई ओकेजन हो, कुछ हो, शादी ब्याह की तो डालना चलो समझ आती है, ठीक है, वी आर एट दिस प्लेस, वी आर एट दैट प्लेस। एक तो मैं बच्चों को शेयर करता होता हूँ, एक तो हमारी स्टूडेंट थी, पता नहीं बहुत पहले की बात है, 5-6, तब फेसबुक इतना फेमस होता नहीं, व्हाट्सएप इतना नहीं था, फिर भी उस टाइम पे जिंदगी की पहली रोटी बनाई थी उसने, समझ आ रही है, समझ गया ना, यूं वो एक सर्कल था या सेमी स्फेयर था या सेमी सर्कल था, आई डोंट नो, उसमें कितना काला था और पीला था, कितने गोल गोल थे, उस लड़की ने मतलब हिम्मत करके वो जो फोटो है ना फेसबुक पे डाली थी, और लोगों के दे दनादन लाइक, तो मेरा मन तो कर रहा था लिखूं कि यही रोटी खा भी लो, मतलब माई फर्स्ट चपाती, टैगलाइन क्या थी, माई फर्स्ट चपाती, फर्स्ट चपाती क्या है एक्सप्लेन तो कर दे, बनाई खाई क्या? मतलब क्या इसका इंटरप्रिटेशन क्या ले, मतलब समझो, आवाज नहीं बस, मतलब अजीब सी, मतलब कहीं पे भी होंगे, सेल्फी तो यूं हो गया है फैशन, सेल्फी ना डाले ना बेइज्जती हो जाती, अच्छा तूने सेल्फी नहीं डाली, वो स्नैपचैट कौन सा आया हुआ है ना, ऐसी है ना स्नैपचैट, उसमें फोटो डलती है ना अजीब अजीब सी, क्या है, मतलब एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल वर्ड, वर्चुअल वर्ड, वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड, एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है दुनिया में, खत्म हो रही है वो, और ये आने वाले और 10-20 साल में तो मुझे लगता है, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं, हर एक चीज में वी आर एट दिस प्लेस, वी आर, अबे है तो है भाई, सेल्फी क्यों डाल रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, नहीं बट दोस्त भी तो पूछते हैं ना यार तूने सेल्फी नहीं डाली यार, कोई ना डाले ना उल्टा वो ओल्ड फैशन माना जाता है, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं ये ओल्ड फैशन, सर कैसी बात कर रहे हो सर आप, वो ट्रेन तेज चल रही है, वो बाहर निकल के टन सीधा साफ कर ले सेल्फियां, हुए ऐसे बहुत, मुंबई में खासकर होते हैं, पानीपत में जोड़ समझते हो, जोड़ जोड़ हरियाणा वाले समझते होंगे, जोड़ समझते हो गया, क्या होती है जोड़, नहीं, हाँ जोड़ उस जगह को बोलते हैं जिसमें छोटा सा पॉन्ड होता है, इट इज लाइक अ पॉन्ड, तालाब जिसमें भैंसें नहाती हैं, जो ये पशुओं को नहलाने के लिए जगह होती है ना, उसके लिए टर्म यूज बोलते हैं जोड़, हरियाणा का वर्ड है ये जोड़, ठीक है, प्लीज जोहड़ भी बोलते हैं, ठीक है, तो अब बच्चे उसमें कूदे हुए हैं, उसी में कूद रहे, ये नहीं है, उसी में कूदते हैं वो, ये नहीं, फिर उसकी सेल्फियां टांग रखी है, क्योंकि मेरे पास तो सारे बच्चे डिफरेंट स्टेट्स के पाए जाते हैं ना, तू क्या सोच रही हो, वो नीचे से निकल आते हैं उनके, बहुत है, सबको उनकी अपनी अपनी लाइकिंग है, मजाक समझ रहे तुम, तू क्या है मतलब, उससे पानी में, आजकल तो पानी वाले आ गए ना, पानी वाले मोबाइल जो खराब नहीं होते, पानी में दिखा रहे होते हैं, भाई क्या कर लेगा पानी में दिखा, क्या दिखाना चाह रहा है, प्योरिटी दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है भाई, है तो अजीब अजीब है यार, मतलब ना टाइम आ गया है कि हमें इस पे कदम लेना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों के इसी चक्कर में कितनी फैमिलीज खत्म हो गई, कितनी फैमिलीज, एक तो बीच में था, एक फैमिली जा रही थी जिसमें आई थिंक फादर थे, 2 लड़के थे, कहीं महाराष्ट्र के सब, नहीं मुझे एग्जैक्ट जगह याद नहीं है, और वहां पे क्या हुआ है जी, वहां पे पुल आया एक, वहां रोक दी साइड में गाड़ी,
सेल्फी खींचते हैं, फादर ऐसे सेल्फी खींच रहे, बेटा पीछे पीछे, बेटे ने खींचा, सब नीचे। कच्चा था ना वहां, पुल कच्चे होते हैं, पैर फिसला आग गए। मुंबई में तो बहुत होते हैं, इसलिए मुंबई में तो जो चौपाटी वगैरह जगह है जितनी भी है ना, जहाँ पे बीचेस हैं गोवा में, वहाँ स्पेशली सेल्फी अलाउड नहीं है। वहाँ जो होते हैं ना, वहाँ की जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप कभी गए हो ना तो वहाँ की खासकर चट्टानों में बीच में जाके, अरे भाई क्या, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाके वो इतनी फिसलन होती है उसमें, कुछ कहने की हद नहीं है कि अगर फिसले ना तो साफ है मामला, अगर तैरना नहीं आता तो। और मैक्सिमम को हमारे इंडिया में नहीं आता, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं कई बार, लेकिन स्टिल जब है तो है। हाँ बेटा, तू कुछ पूछ रहा था, क्या चीज? फिर मैं बोल रहा हूं, ये तू डिफाइन करने वाला कौन है? हाँ प्लीज, क्या कह रहा है? मैं फिर वही बोल रहा हूं ना, यही तो रेलेवेंस होती है ना। प्लीज, लॉ लिख दिया, लॉ की इंटरप्रिटेशन फैक्ट्स के ऊपर होती है। जैसे किसी का मर्डर कर दिया, अभी तो लॉ में नया आया ना, तो फांसी की सजा है, मान लो सबको फांसी पे चढ़ा दें, फिर तो वहां पे लिखा है मिनिमम मैक्सिमम, वहां पे लिखी हैं चीजें, मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम फांसी की सजा, सबको फांसी पे चढ़ा दें, तो मिनिमम क्यों लिखा है? मैंने ये बोला था, फिर वही बात है, मैंने ये बोला था कि प्राइस लिखा है, इट कैन बी एनीथिंग, प्राइस होना चाहिए, एक्ट में लिखा है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन, जस्टिफिकेशन भी तो होगा कि प्राइस कितना, ठीक है। 40,000 1 रुपया कॉइन दे दिया हमने, बाकी 39,000 का सामान दे रहे हैं, अब बताइए बार्टर है या क्या है? बार्टर ही होगा यार, 1 रुपया क्या वैल्यू रखता है? अगर 39,000 का सामान देते हैं, 1,000 रुपए दिया, क्या है? बार्टर है। तो प्रोपोर्शन कोड डिसाइड करेगा, इमोशनल नहीं होना। ये रेड लाइट पे रुकना होता है ना, है? रेड लाइट पे रुकना होता है ना, रुकना होता है, अगर नहीं रुके तो क्या है? फाइन है, चलान है, सुनना, चलान है ना, रेड लाइट पे चलान कटेगा अगर आप नहीं रुकोगे तो, ये लिखा है। लेकिन कोई पर्सन रेड लाइट निकाल के भाग गया, चलान कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? सर वहां लिखा चलान कटना चाहिए, लेकिन सर वो रेड लाइट से निकला है, उसका जेन्युइन रीजन था। क्या जेन्युइन रीजन था? सर किसी की डेथ हो गई थी, उसने ये प्रूव कर दिया, मुझे हॉस्पिटल जाना था ब्लड देने के लिए, फिर चलान कटेगा? फिर क्यों नहीं कटेगा? अपने आप बताओ, वहां तो लिखा चलान कटेगा, सर्कमस्टांसेस। तो ये मैंने क्या बोला, लॉ ये बोल रहा है प्राइस होना चाहिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस भी तो देखेंगे ना। प्राइस का मतलब क्या भाई? 40,000 के बदले में तुम्हें 2,000 प्राइस मिल रहा है और 38,000 का गुड्स मिल रहे हैं, तो भैया बार्टर है। लेकिन वाइस वर्सा है, 38,000 प्राइस मिल रहा है, यस। तो ये चेक करना कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप और हम डिसाइड करने वाले रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होते, ये चीज हम बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्राइस शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है जस्टिफाइड। जैसे उसने 20,000 वाला क्वेश्चन, तो मेजोरिटी तो 20,000 प्राइस है ही है ना, तो इससे अजय बता, तू एज अ बायर है, तू तो कहेगा 1 रुपया भी है तो कवर कर दो, लेकिन यह सेलर को प्रोटेक्शन देगा कोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर तूने 39,000 रुपए क्या दे दिया, कैश दिया, ठीक है, और 1,000 एक्सचेंज किया, तो अब क्या होगा? बायर को प्रोटेक्शन। तो कोर्ट देखेगा किसको प्रोटेक्शन देनी है, किसको प्रोटेक्शन नहीं देनी है। जब भी मैं ऐसा टॉपिक शुरू करता हूं ना, बड़े कड़वे घूंट पी के शुरू करता हूं, कि मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि पता नहीं है नालायक समझ भी पाएंगे या नहीं समझेंगे। क्योंकि आप जो तेरा क्वेश्चन है ना, तेरा क्वेश्चन नहीं है, सबका होता है, इमोशंस आ जाते हैं बीच में। लॉ कभी इमोशंस पे नहीं चलता, लॉ हमेशा किस पे चलता है? फैक्ट्स पे, ठीक है। इसीलिए अगर तुझे पता हो या सबको पता है या नहीं है, जजेस भी होते हैं ना, जजेस, अगर जजेस से रिलेटेड कोई मैटर आ जाए, रिलेटेड का मतलब होता है कि उसके फैमिली से रिलेटेड या कुछ, तो जजेस, वो जो जज जो अलॉट होता है ना, उसको वो केस छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? इमोशन हो जाए, कि उसके खुद के बेटे का केस आ जाए या किसी अननोन का केस आ जाए, तो ज्यादा बेटर डिसीजन कब देगा? अननोन के केस में, क्योंकि बेटे का केस आ गया, द मोमेंट ऐसा आ गया, इमोशनल हो जाएगा,
एक आम आदमी की तरह सोचने लग जाएगा, जज की तरह। दैट इज द थिंग। इसीलिए जब आपने मूवीज देखी हो, ठीक है, तो वहां देखा होता है ना, एक न्याय की वो बनी होती है, राजू पकड़ा होता है लेडी, तो उसकी आंखों में पट्टी होती है। कानून अंधा होता है, अंधा नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है सर, कि वो सब चीजें जस्टिफाई करेगा, सुनेगा भी, सब कुछ है, सिर्फ देखे पे विश्वास नहीं करेगा। दैट इज द थिंग, ठीक है। सो बहरहाल ये हमने चीजें डिस्कस की हैं एवरीवन। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद अकाउंट्स में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।